अगर हम तरतीब दे दें स्टोर की तरह, एक मैप, शाबाश, देखे ना, जीनियस है, हो गया। तरतीब अगर हम दे दें हर चीज को, प्रोबेबिलिटी जितने लोगों ने पढ़ी, अब मैं जो आपके सामने ट्री रख रहा हूं, ये ट्री डायग्राम के अंदर 15 फ्लैप्स होंगे। पहली बात, 15 फ्लैप्स के अंदर 15 चीजें लिखी हुई होंगी, 15 कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, बिफोर शोइंग दिस, मैं आपके सामने एक ऑफर रखता हूं। फाइनल एग्जाम में मैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन रखूंगा इसका, और इस 15 के 10 गायब कर दूंगा, 5 रहने दूंगा। जिसने 10 गैस कर लिया उसके 5 मार्क्स हो जाएंगे। बोले मंजूर है? या कुछ फहद मुस्तफा की तरह शो कर दूं कार्ड? ठीक है, जीतो पाकिस्तान वाला करता है, ठीक है। तो अब आप भी, जिस तरह मैं यहां डिस्प्ले हो रहा है, आप भी लिखना शुरू करें। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की कहानी शुरू होती है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से। इफ देयर इज नो रैंडम एक्सपेरिमेंट देन देयर विल बी नो सच प्रोबेबिलिटी। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी इज हियर। अच्छा, रैंडम एक्सपेरिमेंट आ गया हमारे सामने, क्या करें? लॉन्च कर दें? रैंडम एक्सपेरिमेंट आया, अगर सोचे समझे बगैर लॉन्च कर दिया तो ये एक रिस्की शॉट होगा, एक स्टूपिड मूवमेंट कहलाएगी, ये स्मार्ट मूव नहीं होगी। तो करना क्या है? पहले रुकना है, और उसके बाद क्या करना है? यार, ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे सामने आया है, इसके नतीजे में हमारे सामने कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं, तो उनका एक बनाया सैंपल स्पेस, वो भी हो गया। सारे आउटकम्स इस सैंपल स्पेस में लिखे हुए हैं। अच्छा, इन आउटकम्स के अंदर, सैंपल स्पेस में आउटकम्स हैं, इनमें हमारे फेवर के भी हैं और हमारे अगेंस्ट भी हैं, सही है। जब भी बड़े बूढ़े कहते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स देख लिए, कोई काम करने जा रहे हो तो प्रोज एंड कॉन्स देख लो, तो बेसिकली वो सैंपल स्पेस ही तो बता रहे हैं आपको। अच्छा, तेजी से बाइक स्टार्ट किया ना आपने, मेहमान आए तो कुछ लेने के लिए जाना है, तो पीछे से वालदा बात, बेटा एहतियात से जाना, तेज नहीं चलाना, खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो जाएगा। वो अपना आउटकम बता रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं जल्दी जाऊंगा तो जल्दी वापस भी तो आ जाऊंगा, मेहमान चले जाएंगे। आप अपना आउटकम बता रहे हैं। तो हर कोई अपने अपने आउटकम पे चल रहा है ना। अच्छा, कोई कुछ आउटकम कुछ लोगों के लिए फेवरेबल होते हैं, लेकिन दूसरों के लिए अनफेवरेबल होते हैं, ये भी जानते हैं हम लोग। अपने अपने आउटकम्स फायदे के हर किसी के अलग हैं। अच्छा, अब दोनों किस्म के आउटकम्स इसमें मौजूद हैं। क्या आप लॉन्च कर दें? हमारे पास प्रोज एंड कॉन्स सब आ चुके हैं? नहीं, अभी भी एक हुज्जत तमाम करना बाकी है। वो क्या है? वो ये है कि जितने भी आउटकम्स इस सैंपल स्पेस में मौजूद हैं, इसमें से हमारे फेवर वाले कितने हैं? इंटरेस्टेड तो हम इसी में है ना, तो हम उनका एक सबसेट बनाते हैं, वो सबसेट कहलाता है इवेंट। अब आपने सुना होगा यार, यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं। रियल लाइफ में आ जाएं तो सैंपल स्पेस के इवेंट्स होते हैं। अच्छा, इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स जो हमारे काम के आउटकम्स के सेट होते हैं, कि हम इंटरेस्टेड जिसमें होते हैं वो हम अलग कर लेते हैं। अब लॉन्च कर दें रैंडम एक्सपेरिमेंट को। आखिरी चीज रह गई कि जो सेट ऑफ आउटकम्स यहां मौजूद है हमारे फेवर के, उनका वेटेज सैंपल स्पेस में कितने परसेंट है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की सही डेफिनेशन तो अब आ गई हमारे सामने कि प्रोबेबिलिटी इज द प्रोपोर्शन ऑफ आर फेवरेबल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस, इन द होल सैंपल स्पेस। पूरे सैंपल स्पेस के अंदर हमारे फेवर के आउटकम्स का वेटेज कितना है, ये होती है प्रोबेबिलिटी। अब एक फजूल से एग्जांपल देने लगा हूं आपको, दिल पे मत लीजिएगा। कुछ लोग जो है ना मुझे गुस्से से देखते हैं जब मैं कोई ओंगी बोंगी बात करता हूं, तो मैं पहले ही मादरत कर रहा हूं। वो बंटी और बबली एक फिल्म थी, बहुत पहले आई थी, वो बनी हुई है, दोनों चोर हैं वो, और ऐसे स्मार्ट चोर हैं कि बहुत जगह सफाया करके निकल जाते हैं, और दूसरे वो अमिताभ उनके पीछे लगे हुए वगैरह वगैरह। अब ये जो अभिषेक बच्चन बना है ना, उसने तो एक फजूल डायलॉग बोलता है वो बार बार। वो जहां भी जाएगा ना वो बोलेगा ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। ये उसका तकिया कलाम है उस पूरी फिल्म में। ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो चांसेस को अवेल करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हैं। दूसरे वो जो अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं करते। अभी बेवकूफ, ये तो हम सभी जानते हैं यार, ये कोई खास बात तो नहीं है। बहरहाल ये वो हमेशा कहता था कि ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। मुझे ये बात क्यों मैंने यहाँ कही, क्योंकि ये जो इवेंट्स है ना, इवेंट्स, शाबाश, अब आपको याद रहेगा।
ये जो इवेंट्स है ना, इवेंट्स ये दो तरह के होते हैं। पहले टाइप के इवेंट्स को कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली, अब जिन लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है वो सही सही पहुंच रहे हैं कि हाँ बाकी हमने ऐसा कुछ पढ़ा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स यानी नॉन ओवरलैपिंग इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जिनमें ओवरलैपिंग नहीं होती है, यानी जो दोनों डिस्टिंक्ट अलग अलग। अगर मैं वेन डायग्राम इनकी बनाऊं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कभी इंटरसेक्शन इनका इंटरसेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये दोनों अलग होते हैं, इन्हीं को डिस्टिंक्ट कहा जाता है। और म्यूचुअली, अगर मैं MEE लिख दूं तो समझ लेंगे ना आप, ये मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स लिखा है। अच्छा, ये एग्जॉस्टिव इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, डिस्टिंक्ट इवेंट, इन्हीं को कहते हैं, यानी इवेंट्स ओवरलैपिंग होते हैं। तो अजीब बात है, थोड़ा सा ना आपको याद करना पड़ेगा, जो नॉन है वो ओवरलैपिंग है, जो नॉन नहीं है वो नॉन ओवरलैपिंग है, लेकिन थोड़ी देर में आपको याद हो जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नॉन ओवरलैपिंग, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ओवरलैपिंग। अच्छा, ओवरलैपिंग इवेंट्स जो हैं उनको भी मैं बना देता हूं। ये इवेंट्स इस तरह के होंगे कि जिनमें ओवरलैपिंग, QMDM की जो शुरू की क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको जो इवेंट्स बना के दिए थे वो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे। उमूमन वेन डायग्राम्स के अंदर जो शो किया जाता है किताबों में वो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ही होते हैं जो ओवरलैपिंग इन नेचर है। अच्छा, अब यहां बात है इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं ना जो दो पांडे साथ रखे हों तो आपस में खड़कते हैं, सुना है? कब बोला जाता है ये जुमला कब बोला जाता है कि जब दो बर्तन साथ होते हैं आपस में बचते हैं? किन की लड़ाई के दरमियान? लेडीज की। जो लोग साथ रह रहे होते हैं उनकी लड़ाई। जी जी, लेकिन ज्यादातर ये जुमला मुस्तामिल है उन जोड़ों के लिए जो मियां बीवी हैं उनके लिए। कहते हैं कि जो नई नई शादी बीबी के खास तौर पे, जब मैं उनसे कहता हूं ना कि बेटा कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके वालिदैन आपस में बात नहीं करते, तो मैंने कुछ बच्चों के चेहरे हमेशा उतरते देखे, दो चार ऐसे जरूर होते हैं, उनका चेहरा देख के ना फौरन पता चल जाता है कि उनके वालिदैन बातें नहीं करता। ऐसी शदीद कहते हैं ना उसे बात बंद होती है कि चेहरे भी नहीं देख रहे होते भाई। अच्छा, इसी पे एक लतीफा भी मशहूर है, वो कहते हैं ना एक शौहर बीवी की बात बंद थी, वो पर्चियों पे लिख के काम करते थे कि मुझे जो है 9 बजे खाना दे देना, पर्ची पे लिख दिया, वो वापस आया 9 बजे खाना मौजूद है। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, सुबह 7 बजे मुझे उठा देना, ये पर्ची पे लिखा और सो गया। अच्छा, 9 बजे आंख खुली, पर्चियां ही पर्चियां पड़ी हुई, एक पर्ची पे लिखा है कि 6:45 हो गए उठ जाए, 7 हो गए उठ। तो ये बहरहाल इस तरह के मामला, ऐसी जबाबंदी। और इंडिपेंडेंस का मतलब दूसरा भी है, वो ये कि शौहर कुछ भी करता मेरे बेगम कहती कोई मसला ही नहीं, जाओ इंडिपेंडेंट। और ये वाइस वर्सा दोनों में हो रहा है ये, यानी दूसरा जाके कह रहा है भाई तुम्हारी बेगम चली गई, तुम्हें मेरी बेगम है तुम्हें क्या। इस तरह के लोग देखे मैंने कि ऐसे आपस में एक दूसरे के काम में मदाखलत किए बगैर चलते रहे। लेकिन ये पता कैसे चला कि इंडिपेंडेंट है? क्योंकि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर ये टेस्ट पॉसिबल था, इसमें पॉसिबल नहीं है। अगर आप में से दो दोस्त हैं, दोनों साथ रहे, अच्छी तरह बढ़े, उसके बाद अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में उनकी जॉब हो गई, तो आएंगे बैठेंगे खाना खाएंगे, अपने मुतालिक फॉर्मल बातें भी करेंगे, लेकिन कोई इसके अलावा कोई और बात नहीं हो रही होगी क्योंकि दोनों के डिपार्टमेंट अलग, दोनों की ऑर्गेनाइजेशन अलग। अच्छा, लेकिन अगर उनकी सेम ऑर्गेनाइजेशन में सेम डिपार्टमेंट में जॉब हो जाए तो एसोसिएशन शुरू हो जाएगी दोनों की, या तो और ज्यादा केमिस्ट्री बन जाएगी, है ना, एसोसिएशन पॉजिटिव वे में निकल जाएगी या नेगेटिव वे में चली जाएगी। यानी दोनों सूरतों में डिपेंडेंट कैटेगरी में आ जाएंगे। और जैसे ही डिपेंडेंस वारिद होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के डोमेन में दाखिल हो जाती है। प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, सुना तो होगा। बताओ प्रोबेबिलिटी में और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या फर्क है? अच्छा, पता कख भी नहीं है अभी, उसके बावजूद भी कैसे बोलेंगे आप? बड़ा आसान है भाई, प्रोबेबिलिटी जो है वो इवेंट का प्रोपोर्शन है सैंपल स्पेस के अंदर, जबकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की वो कैटेगरी है जिसमें वो आपस में एसोसिएट करने लग जाएं, डिपेंडेंट हो जाए। तो अगला बोलेगा वाह 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 वाह, कमाल कर दी।
देखें ये ट्री का फायदा है ये, अभी मैंने वो सारी बातें पढ़ेंगे हम लोग, यहां तक कि साइकोमेट्रिक एनालिसिस से कनेक्ट कर दूंगा आपको। ऐसे साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर सकती है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हमने तो किताबों में पढ़ा है ना, सिर्फ मैं आपको रियल लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोच के जरिए पढ़ाऊंगा और आपको पता चलेगा कि आप किसी के दिमाग तक पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ यही चीज बता दी। बॉडी लैंग्वेज, ये डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी किताबों में नहीं होती। दो लोगों का झगड़ा, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो रूहें जरूर होती हैं जो लड़ती हैं आपस में, दो कैरेक्टर मिलेंगे आपको, दुश्मन एक दूसरे के ना। अच्छा, जनरल बॉडी मीटिंग में एक बैठा हुआ है पहले से, जैसे दूसरा वारिद हुआ लोग क्या करते हैं, पहले की तरफ देखते हैं। अब आएगा मजा। क्यों? क्योंकि वो जो पहला जो बैठा हुआ है ना, जो दूसरा दाखिल हुआ है, सबको पता दोनों की दुश्मनी, अब उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना उसे देख के एंजॉय कर रहे हैं। डिपेंडेंसी और किस किस चीजों पे, माजरत के साथ में लेडीज से बात कर, आपने एक ड्रेस पहना, अगली बार आप देखें आपकी जो कोलीग है वही ड्रेस पहन के आ गई, क्या फील आता है? That depends on the nature. कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अपने बाकी जो तरीके से। हाँ, ये इन्होंने बात की इंडिपेंडेंस की, उन्होंने बात की पॉजिटिव डिपेंडेंस की। लेकिन अगर किसी को बुरा लगता है तो वो नेगेटिविटी है कि यार ये क्या तरीका है, मेरा हर चीज में कॉपी कर रही, हर चीज में। याद रखें ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं एक्ट कर रही है हर जगह पर। अच्छा, सिबलिंग्स की बात करें, बड़ा सिबलिंग है, उसने छोटे सिबलिंग को लपड़ मार दिया, अब छोटा रोता हुआ पहुंच गया अब्बा के पास अदालत में कि नहीं मार दिया मुझे उसने। बड़े को बुलाया, क्यों मारा, क्यों मारा भाई इसको? कहते हैं जहां जहां मैं जा रहा हूं वहां वहां ये आ रहा है, और जो काम मैं कर रहा हूं वो काम ये कर रहा है। इस बात पे गुस्सा आ गया उसको। याद रखें ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ही अगर करती है, क्योंकि एक घर में साथ दोनों मौजूद हैं, तो जाहिर है एक जब दूसरे को देख के काम करेगा। कोई जब कॉपी कर रहा होता है किसी को, तो कॉपी होने वाले पर असरात जो पड़ते हैं ना, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या बिल्कुल ना हो, तो ये तमाम चीजें इस चीज के इर्द गिर्द घूमती हैं कि हम नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरी में रह रहे हैं। साथ होंगे तो ही पता चलेगा, अलग अलग होंगे तो पता नहीं चलेगा। अब बताएं कितने फ्लैप्स पढ़ लिए आप लोगों ने, गिने इनको? 8। मैंने कितने बताया? 15। ये सैंपल स्पेस है, सही है। इसमें क्या है, क्या है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। समटाइम्स दीज आउटकम्स आर few in numbers and easy to be written, but sometimes these outcomes become very large. इस तरह के we are unable to write it down। हम कहते हैं नहीं भाई अब इतने आउटकम हम लिख नहीं सकते, तो फिर क्या होता है, हम सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि ये आउटकम्स टोटल हैं कितने तादाद में। जिस तरह गब्बर की वो फिल्म के अंदर ने कितने आदमी थे, वो याद है डायलॉग, सरदार 2, तो ये कितने आउटकम्स थे वो। अब जो जवाब पर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और पावर रूल्स मौजूद हैं जो आपको टोटल नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करके दे देते हैं। मुझे ईमानदारी से बताएं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हवाले से आपने पढ़ा तो होगा कि आज तक ये पता था कि आउटकम्स को डिटरमाइन करने की साइंस है और कुछ नहीं है। यही तो कंफ्यूजन थी जो प्रोबेबिलिटी में आ जाती है कि प्रॉपर्टीज, सारे थ्योरम्स ये गड़बड़ हो जाते हैं आपस में। अब अगर आपसे कोई पूछ ले, बताओ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहाँ पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है, तो आप कहें इट इज नथिंग बट द साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन द आउटकम्स बिकम वेरी लार्ज। जब सिलेक्शंस लार्ज हो जाती हैं तो हमें जरूरत पड़ती है इनकी कि ऐसे फॉर्मूलों की जो हमें टोटल कैलकुलेट करके दे दें इस तरह से। अब काउंटिंग रूल्स ने हेल्प कर दी, आउटकम्स आ गए। आउटकम्स न्यूमेरिक हो सकते हैं, अल्फाबेटिक हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ना तादाद में। जिस तरह कॉइन उछाला हमने तो हेड या टेल यही आया ना, तो एच और टी तो इंग्लिश है, अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स तो नहीं है। अब होता क्या है कि हम इन आउटकम्स को एक क्राइटेरिया से गुजारते हैं। क्यों? क्योंकि हम कोडिंग करके इनको नंबर्स में कन्वर्ट कर दें। अब ये कोडिंग रिकोडिंग प्रोसेस क्यों होता है? इसलिए कि जब हम अल्फाबेट्स को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम इजीली उनको अंडरस्टैंड करके एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के टूल्स जो है ना वो ज्यादा वास्ट हैं। तो हम इन सारे आउटकम्स को एक क्राइटेरिया से गुजार के नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्राइटेरिया नंबर्स में कन्वर्ट कर सकता है। क्राइटेरिया क्या है? कुछ नहीं है, बस अल्फाज का उलट फेर है। ये अल्फाज में ताकत होती है, सुना है? अल्फाज से जंगें हो जाती हैं, अल्फाज से होती हुई जंग रुक जाती है। अल्फाज का खेल है ना सारा। तो अल्फाज से एक आउटकम्स का सेट जो कि नॉन न्यूमेरिक हो वो नंबर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। गोया
ये न्यूमेरिकल डेटा आ गया हमारे पास। तो स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ डेटा कलेक्शन, कंपाइलेशन, टेबुलेशन। सारी डेफिनेशन दोबारा से यहां पर आ गई क्योंकि हमारे पास आ गया एक डेटा। अच्छा, ये डेटा स्पेशल डेटा है क्योंकि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के नतीजे में आया है। तो ये डेटा जिस वेरिएबल में स्टोर होगा वो वेरिएबल भी कोई आम वेरिएबल नहीं होगा बल्कि कोई खास वेरिएबल होगा। तो इस डेटा को जिस वेरिएबल में स्टोर किया जाता है उस वेरिएबल को कहते हैं रैंडम वेरिएबल। तो जिन लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी उनको याद आया, रैंडम वेरिएबल्स भी पढ़े होंगे, याद करें रैंडम वेरिएबल्स। और आज के दिन अगर आपने इसको याद कर लिया है और आपसे कोई रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन पूछ ले तो बता सकेंगे। ऑल द वे फ्रॉम रैंडम एक्सपेरिमेंट टू रैंडम वेरिएबल आप सफर तय करें, डेफिनेशन बन जाएगी। ट्राई करें, यहां से चले और यहां पहुंच जाए। रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन तैयार है। रैंडम वेरिएबल किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हासिल होने वाले सैंपल स्पेस के आउटकम्स को किसी भी क्राइटेरिया के तहत न्यूमेरिक कोड्स में कन्वर्ट कर देने के बाद हासिल होने वाला डेटा है। Random variable is the data which can be obtained by converting outcomes of a sample space of any random experiment into numeric codes after defining a particular criteria। हम किसी वक्त भी कह सकते हैं। डेफिनेशन को बनाना मुश्किल नहीं होता अगर आपकी इलस्ट्रेटिव अप्रोच बहुत अच्छी हो। अगर आपने मैपिंग कर ली ना किसी सब्जेक्ट की भी तो डेफिनेशन आपकी अपनी प्लेजरिज्म में नहीं आएगी कभी भी। उसका जो सिमिलैरिटी इंडेक्स है जबरदस्त आएगा। वो मैपिंग अच्छी है वो हो गई। चले सही, रैंडम वेरिएबल यानी डेटा वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ डेटा कलेक्शन, कंपाइलेशन। अब टेबुलेशन इसकी कैसे होगी? उसकी तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी। जो डेटा हमारे पास आया था तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और हिस्टोग्राम बनाया था। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है उस डेटा की जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से नहीं आया होता, पब्लिक से आया होता है। जो डेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट से आया, जो रैंडम वेरिएबल में स्टोर हुआ, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सारी की सारी यहां पर मौजूद है। वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, रेलिक डिस्ट्रीब्यूशन, वेबल डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, गैमा डिस्ट्रीब्यूशन, पियर्सोनियन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशंस यहां पर मौजूद हैं। एक्सपेरिमेंट जैसी लॉन्च होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड हो चुकी होती है कि यार इस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इसको टेस्ट करना है। अच्छा, जब आपने हिस्टोग्राम बना लिया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली थी, पुरानी बात कर रहा हूं, तो उसके बाद क्या किया था हमने? मैंने हिस्टोग्राम को आपको बाकायदा मूव करके दिखाया था। लोग खुश हो गए, नाराज हो गए, कुछ याद आ रहा है? उसके फौरन बाद जो टॉपिक आया था वो था स्टैटिस्टिकल मेजर्स। क्योंकि याद नहीं होगा ना, पुरानी बात है, नॉर्मल सी बात है, जहन से निकल जाती है। स्टैटिस्टिकल मेजर्स में सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन, मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, इसके अलावा वेरिएंस, डिविएशन वगैरह सब। तो ये इसमें भी होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की भी ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस या एक्सपेक्टेशन कहा जाता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये देखा होगा अमूमन आप, यू लिखा जाएगा, लेकिन है वही मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, सारी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट होती है। पूरी प्रोबेबिलिटी इस वक्त आपके सामने मैप्ड है। अब जिन लोगों ने प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से पढ़ी है, हो सकता है उनके ज़हन में कोई टॉपिक ऐसा आ रहा हो जो यहां नजर ना आ रहा हो, उनको तो मुझे बताएं।